समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है कुपोषण की रोकथाम और सही पोषण के महत्व पर परिचर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट और एम्स में आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2371-7171 और दूसरे नंबर 2331444 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर सुरेंद्र, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कुपोषण एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के चित्र भी बनने लगते हैं। मतलब हमारी भावनाओं में कुछ ऐसा दिखने लगता है कि कुपोषण क्या है, इस बारे में सही से कह पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं। प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कुपोषण सही मायने में क्या है। पोषण का विपरीत है कुपोषण, और कुपोषण क्या जो मायने हैं, मैल न्यूट्रिशन, वो भारत में तो 3 रूप में दिख रहा है। और जिससे हम देख पा रहे हैं बच्चों में ठिग्गापन रहता है, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं, कि बच्चों की हाइट कम हो रही है, ठीक है। और वो काफी बड़ी संख्या में है, तकरीबन 35% से भी ज्यादा बच्चे हैं भारत में। अभी जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है 19 और 20 वाला, इसके अंदर जो निकला 35% के करीब बच्चे ठिग्गे हैं। फिर बच्चे अंडरवेट है, वो भी एक बड़ी संख्या में अंडरवेट है, 30% के आसपास वो है। और वेस्टिंग भी तकरीबन 17 से 19% बच्चों में वेस्टिंग देखी जा रही है। तो मैल न्यूट्रिशन एक तरफ तो जहां कम खाने की वजह से है, और दूसरी तरफ जो मैल न्यूट्रिशन है वो ज्यादा खाने की वजह से और मोटापे की वजह से है। तो वो भी संख्या भी भारत में अब बढ़ती जा रही है। वैसे वो संख्या भी 5 से 6% के करीब ही होगा बच्चों में, मगर ये संख्या भी बढ़ रही है। और इसकी वजह से होने वाली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, वो उनकी संख्या भी एडल्ट्स में धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जिसे हम कम करना चाहते हैं। तो ये जो कुपोषण है, इसमें आप इसको सब तरह से देख सकते हैं। तो ये सब जगह हमारे जीवन में घुल रहा है। और इस बीच दरभंगा, बिहार से हमारे आज के पहले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं मोहन पासवान। मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सवाल पूछिए। धन्यवाद सर, प्रणाम। इकट्ठे जी, प्रणाम। सवाल पूछिए सर। भोजन कम मिलना और भोजन अधिक खाना, दोनों स्थिति में लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बच्चे भी। इसीलिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात का भोजन का समय, मात्रा, प्रकार जानना चाहता हूं सर। जी, मोहन जी, भी हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। मोहन जी बिल्कुल सही कहा। कुपोषण में दोनों ज्यादा खाने से भी, कम खाने से भी है। और चूंकि हमारे यहाँ पे अब खाने को लेके हम शुरू से बहुत ही जागरूक थे, जैसा खाएंगे अन्न, हम घर में परिवार में जो रसोई होती है, जो किचन होता है, वो काफी अच्छा है। डॉक्टर जायसवाल हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि आपको सुबह शाम दोपहर क्या क्या खाना चाहिए। और वो जो आप घर में परिवेश में दादी बताया करती थी या दादाजी बताया करते थे, उससे उसका साइंटिफिक तरीके से कैसे बता सकते हैं डॉक्टर जायसवाल जी? डॉक्टर ऋचा। तो इनका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें बैलेंस मेंटेन करना है, संतुलन को बना के रखना है। इसके लिए पहली चीज कि समय पे खाना खाना, जिसमें कि सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम सुबह के नाश्ते की बात करते हैं तो उसमें संतुलित आहार के साथ साथ उसमें फूड की क्वालिटी क्या है वो बहुत देखना जरूरी है। जब हम संतुलित आहार कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम जो भी अपने थाली में परोसे, उसमें हमें प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, जो सेहत के लिए जरूरी वसा होते हैं, रेशा,
फाइबर जिसको कहते हैं वो हमारे खाने का हिस्सा हो, और इसके साथ साथ मिनरल्स एंड विटामिन्स भी हमारे खाने का हिस्सा होने चाहिए। ये तो साइंटिफिक बात हो गई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके आम इंसान की भाषा में अगर बोलें तो प्रोटीन हमें दूध, दही, नॉनवेज, और अगर हम अनाज और दालों का मिश्रण अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं तो उन चीजों से मिल सकता है। फाइबर हमें साबुत अनाज और दालों से मिल जाता है। जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो हमें फल एंड सब्जियों से मिल जाते हैं। साबुत रूप में खाएंगे तो हमें इनके साथ साथ छुपे हुए कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। फिर हम खाते कैसे हैं, वो हमें पच रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम चाहे जितना भी अच्छा खा लें, अगर वो हमें पचे ना तो उसका कोई खास रोल नहीं रह जाता हमारे स्वास्थ्य वर्धन में। और इस बीच दिल्ली से हमारे आज के दूसरे श्रोता है जय किशन। जय किशन जी, आपका प्रश्न क्या है? जी नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी, मेरे केवल 2 क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात अच्छी आपने बहुत कही, प्रोटीन के बारे में कही, सब चीज के बारे में कही। जब हर चीज मिलावट है तो बच्चा खाएगा क्या, और वो उसको अच्छी चीज मिलेगी कैसे? नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये कहना है कि आज 90% बच्चे जो है वो सिजेरियन से हो रहे हैं, और 2 दिन में उन बच्चों को इतना एंटीबायोटिक माँ को दे दिया जाता है जो उसका दूध सूख जाता है। तो वो बच्चे को माँ क्या पिलाए, कैसे पिलाएगी, कैसे कुपोषण से बच पाएगी, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, बस ये मुझे बताएं। जी, डॉक्टर सुरेंद्र आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जय किशन जी, आपने बहुत वाजिब चिंता जाहिर की है। और जहां तक सवाल, मैं क्योंकि नवजात शिशु विशेषज्ञ भी हूं और देश की हमारी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम, जो पूरे देश में नवजात शिशुओं के डॉक्टरों की संस्था है, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम सिजेरियन नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिजेरियन की संख्या को जितना वाजिब है उतने ही सिजेरियन करे जाते हैं, जिससे कि बच्चे की जो जान है, जो नवजात शिशु जान है, उसको बचा सके। और जहां तक सवाल है कि सिजेरियन में दूध पिलाने के नहीं पिला, आराम से सिजेरियन वाली मदर दूध पिला सकती हैं। जिनका सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन टेबल पे ही हम आजकल दूध पिलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सिर्फ जागरूकता जरूरी है, और आप जैसे जो मरीज जो भी हैं व्यक्ति हैं, वो जाकर कहेंगे कि इसको स्तनपान ही करना है तो स्तनपान जरूर होगा। उसके लिए सुविधाएं हैं, और अभी स्तनपान सप्ताह पिछले महीने 1 से 7 अगस्त पूरी दुनिया में मनाया गया है। तो स्तनपान बहुत जरूरी है, स्तनपान कराया जा सकता है और उससे आहार बेहतर होगा। जहां तक मिलावट का सवाल है तो फूड ये मिनिस्ट्री जो है हमारी, हम ध्यान रख रहे हैं कि मिलावट ना हो, और इसमें बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हिसार से हमारे अगले श्रोता राजेंद्र जी, उनके प्रश्न को हम लेंगे। डॉक्टर ऋचा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बताएं। तो इनका जो दूसरा प्रश्न था कि हम इसकी खाद्य सुरक्षा की कैसी बात कर सकते हैं, तो FSSAI इस पे काफी अच्छा काम कर रहा है। और एक आम आदमी कैसे इसको यूज कर सकता है, इसमें जब भी हम कोई फूड आइटम खरीदते हैं तो फूड लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मिलावट किसी भी स्तर का, चाहे वो हमारे नॉलेज के अगेंस्ट अगर मिलावट है या किसी भी तरह का, तो उससे पढ़ के हम सही चीजों का इन्फॉर्म चॉइस हम बना सकते हैं अपने परचेज में। जी, राजेंद्र जी हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पर थे, लेकिन लगता है फोन लाइन से अलग हट चुके हैं। ऋचा जी, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जहां तक कुपोषण की बात है, तो आप लंबे समय से लोगों को गाइड कर रही हैं कि किस तरह का भोजन लेना चाहिए। सरकार भी हमेशा ये प्रयास करती, कभी हम पोषण सप्ताह मनाते हैं, पोषण माह मनाते, पोषण पखवाड़ा मनाते, तो किस तरह का भोजन लोगों को शुरुआत से ही अपने बच्चों को देना चाहिए या स्वयं भी लेना चाहिए, और एज के हिसाब से अगर देखें तो कैसा ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, पहले तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश में, लकीली हमारे देश में खाद्य की कमी नहीं है। हमारे देश में जो जिस बात की कमी अभी नजर आ रही है वो है जागरूकता की। तो जागरूक होने के लिए जरूरी बात है कि हम ये समझें कि हर एज ग्रुप की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, और इसके ऊपर ICMR और NIN ने बहुत अच्छा काम किया। अभी 2024 में उन्होंने इसके ऊपर पूरी अच्छी जानकारी निकाली है, जिससे कि आप उसको सिर्फ पिक्चर देखकर अगर कोई भी आम जनता अगर उसको देखे तो वो समझ सकती है कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगी, इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो पिक्चर देखकर आप समझ जाओगे कि कहाँ आपको 2
रोटी एक आम इंसान की, मैं बीमार लोगों की बात नहीं कर रही, या जिनकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनकी रिक्वायरमेंट की बात नहीं करी, वहां स्पेसिफिक आपको प्लानिंग लेना चाहिए। लेकिन एक आम जनता उस रिपोर्ट्स को देखकर, उस बुक को पढ़ के अपनी जानकारी हासिल कर सकती है, जिसमें हमारे को जो, अगर सिंपल भाषा में आम जनता के लिए मैं बोलूं तो यही बोलूंगी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो तो जरूर करना चाहिए सब किसी को, और बीच में अगर हम स्नैकिंग करते हैं तो वो हेल्दी नट्स और हेल्दी ऑप्शंस, स्प्राउट्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगरा से राजू लवानिया जी फोन लाइन पर है। राजू जी स्वागत है, सवाल पूछिए। निखिल भैया जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चों के लिए ये चॉकलेट हॉर्लिक्स या हॉर्लिक्स या जो प्रोटीन जो खाद्य पदार्थ हैं या सेरेलैक है जैसे, तो ये बच्चों के लिए वास्तव में कितने पोषक हैं, या ये इनमें कितने पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं, बच्चों के लिए वास्तव में ये पोषण युक्त है या नहीं? जी डॉक्टर राजू जी बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि आप जो ये विज्ञापन होते हैं ना, इन विज्ञापनों से बच्चे भी, घर वाले भी और माएं भी और सबको काफी लुभाते हैं ये। और जैसा आपने सही कहा, इनमें पोषक तत्व तो उतने नहीं होते हैं, इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसे चीनी से मोटापा बनने के कारण है। हाँ, कुछ उनमें तत्व तो डाल रखे हैं, कुछ प्रोटीन डाल रखा है, कुछ डाल रखा है, बट ये उसके से बहुत ज्यादा इसमें मीठापन बहुत ज्यादा है और ये बच्चे के टेस्ट को फर्क कर देता है। और जो उसको संतुलित आहार, जैसे मैडम कह रही थी, उसके अंदर ये मीठे का शुरुआत से आ जाता है और फिर मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उतने पोषक तत्व है नहीं जितना ये क्लेम करते हैं। नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सेम चीज, घर का बना सत्तू और घर के बने जो हमारे बेसन के लड्डू थे या घर के बना जो भी खाना था, वो बहुत बहुत सही है। और जो मौसम में सब्जियां आती हैं, मौसम में जो अनाज होता है, उसी आहार से कहा जाए जो प्रकृति के हिसाब से, तो सबसे बेहतर रहेगा। पूरक आहार तो घर का ही होना चाहिए बच्चों के खान पान में। और जयपुर से प्रकाश जी हमारे साथ आज के अगले श्रोता है। प्रकाश, आपका प्रश्न पूछिए। जी सर, निखिल जी आपको और दोनों विशेषज्ञों को नमस्कार। प्रकाश जांगिड़ बोल रहा हूँ जयपुर की हसीन वादियों से। जी मुझे लगता है आपका सवाल भी इंटरेस्टिंग होगा। जी वही एक तो ये पूछ रहा था सर कि कुपोषण मतलब जो माना जाता है कितने साल के बच्चों में माना जा सकता है, जैसे 5, 6, 7? और दूसरा ये पूछ रहा था मैम साहब से कि खाने में जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों में आदत है वो 2 ही टाइम खाना खाते हैं, चाहे फिर बाद में भूख लगो या ना लगो वो नहीं खाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और दूसरा ये जो जितने भी बाजार में हम सामान खरीदते हैं डिब्बा बंद, अभी जैसे सर ने बताया कि उसमें चीनी भर देते हैं ज्यादा मात्रा में, इनकी कैसे पहचान की जाए, इनकी गुणवत्ता की? जी डॉक्टर साहब। प्रकाश जी, तो राजस्थान की हसीन वादियों के लिए मुबारक आप हमें वहां ले जाने के लिए। और जहां तक सवाल कुपोषण का है, तो कुपोषण हर उम्र में है, ठीक है, तो बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। मैंने जो आंकड़े बताए थे वो 5 साल से कम बच्चों के बताए थे, मगर जो एडोलेसेंट्स हैं, जो किशोर हैं, उनका नापने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे हम वेट और हाइट से नापते हैं 5 साल से कम में, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें हम बॉडी मास इंडेक्स जो होता है BMI, उससे नापते हैं कि के हिसाब से हम कुपोषण को नापते हैं। और हमारा जो मोटापा है या पतले हो रहे हैं, वो हम थिननेस जो है वो हम BMI से जानते हैं। तो कुपोषण किसी को भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में, जीवन के किसी भी अवस्था में कुपोषण हो सकता है विभिन्न कारणों से। बीमारी की वजह से हो सकता है, खान पान से हो सकता है, और पचाने की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। और जो सवाल था मैडम से, शायद आपका अगला सवाल खाद्य पदार्थों के बारे में। हाँ, खाद्य पदार्थों को देखिए पढ़ने समझने के लिए फूड लेवल के ऊपर FSSAI काफी काम कर रहा है, और आम जनता को उसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जो हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में कई बार नहीं करते हैं। ज्यादातर हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पे हम अपने एंड कर देते हैं। तो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जो उसमें होता है, और वो चीजें किस चीज से बनी है, यानी क्या चीजें यूज करके उसको बनाया गया है, उसको समझना जरूरी है। और जब भी फूड न्यूट्रिशन की बात होती है, तो जो इंग्रेडिएंट सबसे पहले लिखा गया है वो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा उसमें यूज हुई है, इससे समझदारी हम समझ के खरीद सकते हैं। देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात यह है कि अब सरकार हर फूड पैक पे बहुत बोल्ड लेवल में लगाना चाहती है, और हेल्थ रिस्क, उस खाने से क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके भी कंटेंट्स को सरकार लाना चाह रही है।
जी हाँ, यानी कि जानकारी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषभ, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार ये आह्वान किया कि हमें अपने भोजन को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, ऑयल की मात्रा, फैट की मात्रा कम करनी चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक चीजों को हमें ज्यादा लेना चाहिए। अगर एक नॉर्मल चार्ट की हम बात करें आज के दौर में 2025 में हम हैं, तो इस समय एक नॉर्मल डेली लाइफ का चार्ट किस तरह का होना चाहिए हमारे खाने पीने का, सुबह से लेकर रात तक? तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हमने प्लेट सिस्टम समझिए, क्योंकि थाली हम लोग के घर में थाली का सिस्टम है, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 मील टाइम इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ऐसी चीज खाओ जो कि जिसको पचाना आसान हो, क्योंकि उस वक्त आप वर्किंग होते हैं। तो वहां पे जो भी चीज, हर इंसान दूसरे से अलग है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है या नहीं है, तो दूध की कोई चीज, दूध, दही या कोई ऐसी चीज, जो लोग दूध नहीं लेना चाहते उनको सिंपल मिल्क, उनके पास दूसरे मिल्क की भी वैरायटी है, पर वो फैंसी बातें हैं। इसके अलावा नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो दूध को प्रोटीन लेने के लिए नॉनवेज का कुछ आइटम यूज कर सकते हैं। अनाज कुछ हिस्से में होना चाहिए, जिसमें कि मिलेट्स को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। और मिलेट्स, इसके अलावा जो साधारण अनाज है वो कोई खराब अनाज नहीं है, पर हम किस प्रोपोर्शन में खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने इस तरह के थाली से हमने अनाज ले लिया, हमने प्रोटीन ले लिया, हमने फाइबर ले लिया। अब हमारे पास आता है कि हमने मिनरल्स और विटामिन भी लेना है, और जो शरीर के लिए सेहतमंद जो फैट होते हैं वो भी आना चाहिए। तो वो किन चीजों से मिलेंगे हमें? वो हमारे को मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, हमें मिनरल्स एंड विटामिन मिल रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ फाइबर मिल रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास नट्स और सीड्स जो होते हैं, हेल्दी नट्स एंड सीड्स, पर उसमें काफी अच्छी मात्रा में कैलोरी होती है। तो उनको हम किस प्रोपोर्शन में रख रहे हैं ये हर इंसान का डिफरेंट होता है। शॉर्ट नोट पे एक एवरेज मान के अगर मैं बताऊं तो 10 ग्राम आप समझ सकते हो अंदाजन, या बादाम अखरोट खा रहे हैं तो 5-7-8 दाने के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो हमारा नाश्ता एक बार कंप्लीट होता है। फ्रूट्स को आप सेपरेटली अलग टाइम पे भी ले सकते हैं, छाछ, सत्तू, ऐसी जो हेल्दी चीजें हैं, कांजी जो लोग साउथ में बहुत अच्छी मात्रा में वो पिया जाता है, वो हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हमारा लंच एक कंप्लीट थाली सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आधा हिस्सा फाइबर वाली चीजें, रेशे जिन भी चीजों में होते हैं, सब्जियां, फल, ऐसी चीजें, आधा हिस्से का कुछ हिस्सा आप अपना अनाज, दाल और साबुत अनाज और दालों का रखें। रात का खाना थोड़ा अर्ली हो और लाइटर हो, तो वो लाइटर कुछ भी हो सकता है, घर का खाना हो, फ्रेश बना हुआ खाना हो। हिसार से राजेंद्र हमारे अगले श्रोता है। राजेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार निखिल जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ कुपोषण से के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? क्या कुपोषण होने से कौन सी बीमारी की संभावना हो सकती है? कुछ डॉक्टर साहब ने बता रहे थे, या एक टेंशन से भी कुपोषण हो सकता है, या इसके बारे में जाना। और जो एक समय के अनुसार हमारे पैर में कहते हैं कि नस ऊपर नीचे होगी, पैर मुड़ने लग गया, तो ये भी कुपोषण का बताया गया है। तो यह सही है या गलत है, इसके बारे में डॉक्टर सुरेंद्र? सो राजेंद्र जी, आपके सवाल से मैं सारे श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कुपोषण के लक्षण। ठीक है, तो कुपोषण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बच्चों के लिए है, क्योंकि 5 साल से कम के बच्चों का जो कुपोषण होता है वो हमारे आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए काफी खतरनाक है। मृत्यु की दर उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको बीमार होने की, उनमें मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सरकार, पूरी दुनिया, WHO बच्चों के मैलन्यूट्रिशन को लेकर बहुत बहुत चिंतित है, और सारा जो प्रोग्राम है, जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर, वो इसी को ही 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है। कुपोषण के लक्षण में जो सबसे है, बच्चे पतले दिखते हैं, उनमें उनके शरीर में आप कहेंगे रिंकल से रहते हैं, बिल्कुल लूज उनका मांस होता है, बिल्कुल बैगी पैंट अपीयरेंस कहते हैं, उनके गाल पिचके रहते हैं, उनके स्किन बाल कम हो जाते हैं, उनके स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको बीमारियां, उनको निमोनिया, दस्त जल्दी लगते हैं, उनमें खून की कमी होती है, और उनमें धीरे धीरे जो उनके जो काम करने की, खेलने की क्षमता होती है वो भी कम होती रहती है, वो सुस्त होते रहते हैं। और ऐसे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें एक तो मृत्यु की संभावना अगर तो बढ़ी रही है, और जो बच भी जाते हैं उनमें वो शक्तियां नहीं होती, और ऑब्वियसली मानसिक उनकी जो अवस्था होती है वो भी कम होती रहती है, उनके IQ लेवल कम होते हैं। तो ये सारे के सारे उनमें इडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है,
और इन सब से ये सारे लक्षण गांव में आप आसपास देखे जा सकते हैं। कुपोषित बच्चों में ऐसा कोई भी कुपोषित बच्चा अब नहीं होना चाहिए। भारत सरकार बहुत कटिबद्ध है इसके लिए, और हम जो हमारा ग्लोबल टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल टारगेट्स है, उसमें हम चाहते हैं कि इसकी संख्या बहुत बहुत कम करें। जी, गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे अगले श्रोता हैं आज के। सुभाष जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मैं गुरुग्राम से सुभाष बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, आमंत्रित विशेषज्ञ सर को प्रणाम करता हूँ मैं दोनों। नमस्कार जी, सबसे पहले मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बताइए कि आज की जो माताएं हैं, जच्चा बच्चा शिशु की माताएं जो हैं, तो स्तनपान कराने में काफी ज्यादा वो विफल रहती हैं। वो क्या कारण, क्या रीजन हो सकता है? मतलब हमें लगता, हम अपने एक अनुमान के तौर पर बताते हैं कि मतलब कि ये कुपोषण का प्रमुख कारण हो सकता है सर। और दूसरी बात, बच्चों को खेल कूद में थोड़ा परिपक्व किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। 4, 5, 6 साल का बच्चा है तो क्या इसमें ये सही है? और आजकल ग्रामीण अंचल पर भी वो कुपोषण के लिए सरकार प्रावधान किया है, उसमें कहाँ तक लाभ पहुंच पाता है? जी सर, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। तो पहले सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ कि बच्चों को खेलना शुरू करें या जो कुछ भी करें, इससे ज्यादा अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि उनको खेलने का एक मौका दिया जाए। और इस पीरियड में 4 से 6 साल उन्होंने बोला, इस पीरियड में बच्चों के फाइन मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, इस पीरियड में बोन का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होता है। तो अगर खेलेंगे बच्चे तो उनके सेहत के लिए भी अच्छा है, उनको भूख भी लगेगी, वो जब अच्छा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली उनका पोषण भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि माताएं विफल होती हैं, वो थोड़ा मुझे लगा कि शायद उन्होंने कुछ और कहना चाह रहे थे। तो मैं बता देता हूँ। जी। तो माताएं विफल नहीं हो रही हैं, और हम सरकार बहुत काम कर रही है स्तनपान के प्रोत्साहन के लिए। और अगर हम देखा जाए पिछले 20 सालों में, अब हमारे जो स्तनपान की दर है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट है, वो हम 42% के आसपास पहुंचा चुके हैं। और हम पूरी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो तकरीबन 60% के आसपास जो हमारा टारगेट है वहां तक पहुंच रहे हैं। बहुत, आप सोचिए ये संख्या 20% पे चली गई थी, वो 20-25 साल पहले की बात है। अब क्योंकि माताओं में सजगता है, पढ़ी लिखी हैं, और वो जानती हैं स्तनपान के फायदे, और सरकार इस तरह के कार्यक्रम बार बार कर रहे हैं। टीवी में है, माधुरी दीक्षित हमारी माँ प्रोग्राम की एम्बेसडर भी थी। इस तरह के प्रोग्राम जो माँ प्रोग्राम है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है, तो ऐसे वाले कार्यक्रम सरकार ने शुरू करे हैं, मोदी जी ने। और उसके कार्यक्रम के बाद जागरूकता बढ़ी है और हम स्तनपान के बढ़े। विफलता के बहुत सारे कारण हैं सर, और उसमें जो सहायक है, अब क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं है और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो उनको अपनी सास, मतलब ननद, जेठानी से जो मदद मिलती थी और जो उनको लड़कियों को फायदा होता था, वो अब नहीं रहा है। तो बहुत अकेली हो जाती हैं और उनको काफी संघर्ष करना पड़ता है अपने स्तनपान के समय में, जो पहले गांव में मिलजुल के सब एक साथ करा कर लिया करते थे। तो ये कुछ हमारे अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। मुझे बस यहाँ पे ये कहना है कि स्तनपान कराना, हम लोग हमेशा कहते हैं, डॉक्टर साहब भी अग्री करेंगे कि ये ना सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो बच्चे स्वस्थ होंगे वही बच्चे आगे देश की ग्रोथ में मदद कर पाएंगे। तो सोसाइटी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बोला। खाली माँ पे नहीं डालनी चाहिए। खाली माँ पे नहीं डालना चाहिए। उन्हें एक चीज ये भी कही कि खेलकूद में अगर बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या इससे कुपोषण से बचने में मदद मिलेगी? हाँ, एक तो दोनों है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो खेल कूद नहीं कर सकते, बट हाँ, जो खेल कूद कर रहा है और उसको उतना आहार मिल रहा है तो सही, अच्छा रहेगा, उत्पादक रहेगा। दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मवीर जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार, स्वागत है। सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो एक गांव के बच्चे हैं और एक हमारे एक शहर के बच्चे हैं। शहर के बच्चे को बोले अगर इस पेड़ पे चढ़ जा, नहीं चढ़ पाएगा। गांव का बच्चा पतला दुबला होता है, हेल्दी नहीं होता, पर तुरंत वो इस तरह एक्टिव होता है कि वो चढ़ जाता है। जैसे कि हरियाणा में हमारे खेलों में हमारे कितने खिलाड़ी शुरू से ही मेहनत करते हैं, वो तो अच्छे हेल्दी मिलते हैं। और दिल्ली शहर में मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, कोई ऐसा पहलवान या ऐसा कोई नहीं है। जो पोषण जो है गांव से ही अच्छा मिलता है, मिट्टी से जुड़े रहने से। जी डॉक्टर सुरेंद्र।
धर्मवीर जी, ये खैर गांव और शहर का जो दो भागों में हम बांट रहे हैं। सर, ये सारे जो शहर बने हैं गांव से ही बने हैं। अब जो शहरीकरण हो चुका है, जब देश आजाद हुआ था 70% गांव थे, सिर्फ 20-25 या 30% शहर थे। अब एकदम विपरीत है, अब 30% गांव रह गए हैं और तकरीबन 60-70% शहर हो चुके हैं। तो समय बदला है, परिवेश बदल रहे हैं और गांव में भी और शहरों में भी अब हम सुविधाओं का जो है ना, जगह नहीं है खेलने कूदने की। वो पेड़ नहीं है जिसपे वो चढ़ सके, तो कहाँ चढ़ेगा उसको, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना। अगर यहाँ के बच्चे को भी पेड़ मिल जाएगा गांव की तरह, नदी के किनारे नदी मिलेगी तो वो भी तैरना सीख जाएगा, पेड़ भी सीख जाएगा। तो सुविधाएं नहीं है उसके, वो चांस नहीं मिल पाता उसे, मगर इसलिए वो कर नहीं पाता है। गांव में वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कर लेते हैं। तो ये है। और आजकल खेल कूद परिसर बनाए गए हैं, डीडीए के आप देखेंगे तो जगह जगह खेल कूद परिसर हैं। द्वारका में देख लीजिए, दिल्ली में देखिए, चिल्ला गांव में देख लीजिए। तो अलग अलग जगह पे खेल कूद परिसर है जहां पे सारी सुविधाएं हैं और जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। और माँ बाप के पास उनको जबरदस्ती करके ट्यूशन ना भेजें, उनको खेलने कूदने के लिए समय दे दें, उनको मोबाइल ना पकड़ाएं, उनको खेलने कूदने के लिए दीजिए। और जो मैं देखता हूं सोसाइटीज के अंदर भी गार्डन जो होते हैं, पार्क होते हैं, उनको सिर्फ बाहर सिर्फ घूमने के लिए बना देते हैं सीनियर लोग अपने लिए, और वहां बच्चों को ना खेलने की जगह छोड़ते हैं, कुछ उनको ना क्रिकेट खेलने देते हैं ना फुटबॉल खेलने देते हैं। तो ये जरा हम बड़े लोग जो है ना, हम बच्चों के लिए कोई पार्क छोड़ नहीं रहे हैं। हिसार से राजू अग्रवाल हमारे आज के अगले श्रोता हैं। राजू जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी, मैं राजू अग्रवाल जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है जी, जो सरकारी अनाज है खुले में पड़े रहता है, बारिश में भीग जाता है, बाद में जनता के बीच में आता है जी, क्या ये भी कुपोषण की वजह होती है? जी डॉक्टर रिचा। तो मैं तो इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि खराब क्वालिटी आम जनता को बांटी जा रही है। बिल्कुल मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी। पर हाँ, जो इनका प्रश्न है, इसको मैं दूसरे एंगल से लेती हूँ कि अगर हम खराब भोजन खाते हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो या पके हुए फॉर्म में हो, तो ऑब्वियसली वो हमारे को पोषण नहीं पहुंचा सकता सही तरीके से। तो ऐसे में कुपोषण, और उसका यूज हम लंबे समय तक करते रहेंगे तो कुपोषण होने के चांसेस, या इन्फेक्शन, अगर हमारे को पेट में इन्फेक्शन हो गया और हमारे को उसकी वजह से दस्त लग गया या दूसरी बीमारी हो गई, तो डेफिनेटली हमारे को कुपोषण हो सकता है। झारखंड से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, आप सभी को नमस्कार जी। नमस्ते। मैं संजय बख्शी, ब्लाइंड, झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि कुपोषण जैसे मान लीजिए हो जाता है तो ये मतलब मेडिसिन कितने दिन खानी होती है और कितने जल्दी मतलब ये समाप्त हो जाता है मेडिसिन खाने से? संजय जी धन्यवाद। और बहुत आपने सही सवाल पूछा और पूरे इसमें आया नहीं था कि इलाज कैसे करना है। तो इलाज के लिए सबसे जैसे है तो सरकार ने जगह जगह पे न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोल रखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अस्पताल के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ स्पेशल डाइट बनाई जाती है, उनको हम अचानक बहुत सारा खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि जैसे ही उनको अगर ज्यादा खाना खिला दिया तो वो पचा नहीं पाएंगे और ज्यादा बीमार हो जाएंगे और उनको भर्ती करने का और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो उनके लिए धीरे धीरे हम खाना खिलाते हैं और वो भी विशेष चिकित्सीय निरीक्षा के अंदर ही करना चाहिए और डॉक्टर की देखभाल के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे आप अपने आप नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई कमजोर है तो इसको खाना बड़ा के खिलाते, ऐसा नहीं कर सकते। उसको आप डॉक्टर के पास लाएंगे और न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हम देते हैं। कम से कम 2-3 हफ्ते हमें रख के जब हम इसका थोड़ा वजन बढ़ाते हैं, जो उसका तकरीबन 75% 85% के आसपास जब उसका वेट आ जाएगा, तब हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। और जब वो कम्युनिटी में जाता है, जब वो आपके आंगनवाड़ी में जा रहा है, तो कम्युनिटी में किस तरह का मैलन्यूट्रिशन है, सरकार ने उसके लिए भी पिछले साल नई रूपरेखा बनाई है और नई पॉलिसी बनाई है, गाइडलाइंस बनाई है। तो वो भी आंगनवाड़ी के साथ मिलकर कम्युनिटी में मैलन्यूट्रिशन कैसे करता है, वो मैडम आपको बता जी। डॉक्टर रिचा, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या साझा करना चाहेंगे सजेशन? देखिए, मेरा सिंपल सा है, जो हम लोगों ने ओपनिंग रिमार्क में डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि घर का खाना खाएं, और अगर पीछे जाएं
तो हम लोग बहुत सेहतमंद खाना खाते थे। नाश्ते की शुरुआत होती थी, लंच हमारा कंप्लीट मील पैटर्न रहता था और घर में सब लोग बैठ के खाते थे। तो डाइट डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारी कंट्री में अपने आप ही आता है। हमारे 4 सीजन्स हैं और 4 सीजन्स के अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम अपने सीजन और रीजन की चीजें अपने खाने में शामिल करते हैं तो वो सब हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे को अपने आप ही मिलते हैं। घर का खाना खाएं, फ्रेश फूड खाएं और जैसा मोदी जी कहते हैं, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। और श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम का निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर हो चला है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर सुरेंद्र, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निखिल। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। अगले सोमवार रात 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।